चलिए, तो नेक्स्ट आज हम देखेंगे कि उसमें तो वैसे सबसे आता है पंच महाभूत का क्या तात्पर्य है। तो जैसे उसमें रहता है ना, कल मैं आपको बता रही थी कुछ कुछ पंच महाभूत षट चक्र से कैसे कैसे रोग उत्पन्न होते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा उसमें से देखिएगा। वो मैंने लिखा नहीं था, बोला था बस कि पंच महाभूत जैसे पृथ्वी तत्व हमारा अधिक हो जाता है तो उससे क्या होगा कि शरीर में स्थूलता आ जाएगी। स्थूलता मतलब कि मोटापा आ जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा शरीर में, जैसे कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा बॉडी, ठीक है, केवल हड्डी हड्डी रहेगा और हड्डियां भी मतलब मजबूत नहीं रहेंगी अगर पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा तो। जल तत्व कम हो जाएगा तो हमारे अंदर जो ब्लड वगैरह है वो सब कम हो जाएगा और शरीर में जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी तो जठराग्नि जो है वो जठराग्नि इम्बैलेंस हो जाएगा कमी या अधिकता से। वायु तत्व में कमी या अधिकता से, जैसे जोड़ों में अगर कमी है तो हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी। वायु का क्या होता है कार्य, मूवमेंट करना, है ना, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी अच्छे से। जैसे जोड़ों में जकड़न वगैरह रहती है, बॉडी में जकड़न रहती है, ठीक है। और श्वास से रिलेटेड और समस्या हो सकती है, जैसे अस्थमा वगैरह समस्या हो सकती है ना। और आकाश तत्व की कमी या अधिकता से क्या हो सकता है कि जो हमारा खाली स्पेस है हमारे बॉडी में, कई कई जगह, जैसे आपका साइनस है तो साइनस क्या है, खाली स्पेस है ना, वहाँ पे खाली स्पेस मतलब आकाश है। तो अगर आकाश तत्व की कमी हो जाएगी तो साइनोसाइटिस जैसी समस्या और जो भी खाली तत्व है वो सब भर जाएंगे, भरने लगेंगे, है ना। तो ऐसी समस्या हमारे शरीर में जब हम पंच तत्व के इम्बैलेंस से आते हैं, ठीक है। उसी तरह से सभी से जो हमने कल षट चक्र का भी देखा था, तो उन लोग को भी एक बार आप देखिएगा, उनसे रिलेटेड कभी कभी उनसे पूछ लिया जाता है। बट यहाँ से त्रिदोष जो है, सॉरी, त्रिदोष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका हम लोग देखेंगे त्रिदोष को जी, ठीक है। तो आज हम देखते हैं त्रिदोष। तो त्रिदोष क्या है कि जैसे कि कहा जाता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किससे हुई है, वेद से हुई है और प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। और ये क्या है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति, बहुत ही एंशिएंट कहना चाहिए, प्राचीन, ठीक है, पुरातन। संसार के सभी जड़ और चेतन, ये और है, ठीक है, संसार के सभी जड़ और चेतन तत्व की उत्पत्ति किससे होती है, महाभूत से होती है। हमने पहले ही देखा है, हमने सांख्य दर्शन का आपने पढ़ा होगा, तो सांख्य दर्शन में कहा जाता है कि सांख्य दर्शन में जैसे जैसे उत्पत्ति होती है फिर लास्ट में जो आपका महाभूत आता है उसी से ये पूरा संसार का जो जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, टेबल भी है तो वो भी पंचभूतात्मक है, हम पंचभूतात्मक है, ठीक है। हम घर जो देखते हैं वो पंचभूतात्मक है, जो भी सृष्टि में हम चीजें देख रहे हैं वो सभी पंचभूतात्मक है। लेकिन हो सकता है कि किसी में कोई तत्व की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि टेबल में स्थूलता ज्यादा है यानी कि पृथ्वी तत्व अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आकाश नहीं है, वायु नहीं है, अग्नि नहीं है और जल नहीं है, उसमें वो सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन किसी तत्व में किसी चीज में कोई तत्व ज्यादा रहता है, जैसे कि जलीय पदार्थ है कोई, तो उसमें जल तत्व ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसी तरह से मतलब सब चीज में क्या होता है कि किसी न किसी रूप में हमारा जो जो भी हम जड़ और चेतन चीज देखते हैं वो सभी से बना होता है, पंच महाभूत से बना होता है ना। तो इसी तरह से हमारा जो ये आयुर्वेद में भी शरीर और शरीर के मूलभूत जो भी है, जैसे दोष है, धातु है, मल है, ये सभी पंचभूत से ही बना हुआ है, ठीक है। हमने कल स्वास्थ्य की परिभाषा में देखा था जी, वॉइस नहीं, बैकग्राउंड वाइज आ रही है आपसे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कल हमने जो स्वास्थ्य की परिभाषा देखा था, शम दोष शम अग्निश्च वाला, उसमें क्या था, सम धातु मल क्रिया। तो उसमें क्या है कि दोष भी सम होना चाहिए, धातु भी सम होना चाहिए, मल भी। लेकिन ये सभी चीजें किससे बनी होती है, महाभूत से बनी होती है, ठीक है। दोष भी महाभूत से बने होते हैं, उसमें भी पंच महाभूत होते हैं, धातु में ही पंच महाभूत से बना होता है, मल भी पंच महाभूत से बना होता है। तो ये सारी जो भी आयुर्वेद में जो भी चीजें कही जाती हैं वो सभी क्या होती है, पंच भूतात्मक होती है, ठीक है। आगे हम इनका कोरिलेशन भी देखेंगे कि कैसे ये बनती है। उसके बाद पंच महाभूत में हमने देखा क्या क्या होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक एक बार हम देखते हैं। जैसे कि आकाशीय कोई द्रव्य है तो वो कैसा होगा, मुलायम होगा, हल्का होगा, ठीक है, वो भारी नहीं होगा, सूक्ष्म होगा, मतलब कि दिखता नहीं होगा, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होगा,
समतल होगा तथा शब्द गुण से युक्त होता है। ठीक है, उसका गुण क्या होता है? शब्द होता है। इसके सेवन से शरीर में क्या आता है? जैसे आकाशीय तत्व या आकाशीय द्रव्य का आप सेवन करते हैं तो उससे शरीर में क्या आता है? कोमलता आती है, लघुता आती है, चंचलता आती है, छिद्रों की अधिकता होती है। ठीक है, शरीर में जो छिद्र हैं उनकी अधिकता होती है, रोम छिद्र इत्यादि। फिर आपका वायुवीय द्रव्य जो है वो भी कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, शीतल होते हैं, लेकिन रुक्ष होते हैं। ठीक है, रूखे होते हैं, खुरदुरे होते हैं और सूक्ष्म होते हैं ये भी, लेकिन इनका गुण क्या है? स्पर्श इनका गुण है। ठीक है, और ऐसे तत्व का जब हम पदार्थों का सेवन करते हैं या ऐसे तत्वों का हम खाते हैं तो इससे क्या होता है? खुरदुरापन आता है शरीर में, गति आती है और फुर्तीलापन आता है। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है जब हम वायुई द्रव्य का सेवन करते हैं। ठीक है, जैसे तेजस द्रव्य का हम सेवन करेंगे तो वो क्या होगा? गर्म होता है, वो तीक्ष्ण होता है। ठीक है, सूक्ष्म होता है, हल्के ये भी होते हैं, रुक्ष होते हैं और चिपचिपे होते हैं। ठीक है, और इसका गुण क्या होता है? रूप इसका गुण होता है। इस तरह के द्रव्य का आप सेवन करते हैं तो जलन होती है शरीर में। ठीक है, चयापचय शक्ति बढ़ती है, मतलब कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है, पाचन शक्ति भी बढ़ती है, डाइजेशन बढ़ता है, तेज आता है शरीर में, चमक आता है और वर्ण प्रसाद यानी कि रंग में निखार आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप्य या जलीय द्रव्य का जब हम सेवन करते हैं तो वो द्रव होता है, गुण उसका क्या होता है? तरल होता है। ठीक है, और ये भी शीत गुण वाले होते हैं, गुरु होते हैं यानी कि भारी होते हैं। ठीक है, स्निग्ध होते हैं यानी कि मुलायम होते, चिकने होते हैं, मंद होते हैं और सांद्र होते हैं यानी कि सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कि गाढ़ा जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इस तरह ये क्या होता है? रस गुण प्रधान होता है, इसे आप या जलीय द्रव्य कहते हैं। फिर उसके बाद पार्थिव यानी कि पृथ्वी तत्व है वो क्या होता है? भारी यानी कि ये भी गुरु होता है, दृढ़ होता है, सख्त होता है यानी कि कठोर होता है, स्थूल होता है ये। ठीक है, और जैसे कि बाकी सब क्या थे? हल्के थे, लेकिन ये क्या है? स्थूल होता है, चिपचिपेपना रहता है इसमें भी, और ये ठोस और गंध पूर्ण होते हैं। ठीक है, इसका जो गुण क्या है? वो गंध है। और इस तरह का पदार्थ का जब हम सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है? मोटापा आता है, दृढ़ता आता है, वजन और स्थूलता में वृद्धि होती है। ठीक है, ये है। हाँ जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने थोड़ा सा पंच महाभूत के विषय में देखा। अब हम देखते हैं कि दोष क्या होते हैं। ठीक है, तो त्रिदोष, त्रिदोष यानी कि तीन दोष। ठीक है, तो त्रि का मतलब क्या है? तीन, और दोष का मतलब होता है दुष्णात, दोषा, धारणात, धातवा। ठीक है, जब ये दूषित होता है तो ये दोष है, और जब ये सम अवस्था में रहता है या हमारे शरीर में सम अवस्था में रहता है तो ये धातुओं को क्या करता है? धारण करता है। धातु किन्हें कहा जाता है? कौन कौन से हैं धातु हमारे शरीर रक्त, मांस, मज्जा, मेद, रक्त, रस, हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, और मेद मज्जा के बाद में वो क्या बोलते हैं? वीर। में? इनका सीक्वेंस जमाने को आता है। हाँ आता है, मैं वही सड़ होते हैं ना, 7 होते हैं। सप्त, सप्त धातु। स- सप्त होते हैं, ये आता है। पहला रस होता है, फिर रक्त होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और रस, वीर। रक्त, मांस, रस, रक्त, मांस। जस्ट 2 मिनट। ठीक, तो इसमें रहता है रस, रक्त, मांस, मज्जा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, 7। शुक्र। हाँ, इसका कभी कभी वो भी आ जाता है, सीक्वेंस भी जमाने को आ जाता है। ठीक है,
तो क्या पढ़ा हमने कि जैसे अगर ये दूषित होता है यानी कि अलग अलग अवस्था, जैसे सम अवस्था में नहीं रहता है, जितना वायु रहना चाहिए, जितना वात रहना चाहिए, जितना पित्त रहना चाहिए, जितना कफ रहना चाहिए, उससे अगर विषम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो दोष हो जाता है, यानी कि उससे हमारे शरीर में अनेक अनेक क्या बोलते हैं रोग आ सकते हैं। लेकिन अगर ये सम अवस्था में रहता है तो ये क्या करता है, शरीर को धारण करने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वात पित्त कफ जब दूषित होते हैं तो रोग उत्पन्न कर देते हैं, तथा ये समत्व अर्थात अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं तो सप्त धातु व शरीर को धारण करते व संतुलित रखते हैं। ठीक है, मतलब कि दोष दोनों तरह से है। दोष का मतलब ये नहीं है कि दोष लिखा है यानी कि हमारे शरीर में विकार से मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दोष का मतलब यहाँ पे विकार या विकृति नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारे शरीर के, अगर हम समत्व अवस्था में ये रहता है तो हमारे शरीर के आधार हैं, स्तंभ के रूप में ये कार्य करते हैं। जो त्रिदोष हैं, वात पित्त और कफ जो हैं, अगर ये सम अवस्था में हमारे शरीर में रहते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए एक आधार, एक स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। लेकिन अगर विषम अवस्था में चले जाते हैं, ये समत्व अवस्था में नहीं रह पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, रोग उत्पन्न होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिदोष कहते हैं। अब यहाँ पे दोष उत्पन्न होने के दो कारण बताए गए हैं, एक तो वृद्धि और एक क्षय। ठीक है, वृद्धि यानी कि क्या होता है, जब बढ़ जाता है कोई भी, वात जैसे बढ़ गया या पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ गया, तो वृद्धि होने के कारण भी हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है, क्षय, यानी कि अगर ये कम हो गया। ठीक है, अगर वात दोष कम हो गया, पित्त दोष कम हो गया, या फिर क्या कहते हैं, या फिर कफ दोष कम या अधिक हो गया, तो इससे भी हमारे शरीर में क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, वैसे रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण तो किसी दोष में वृद्धि होना ही है। ठीक है, मेन कारण क्या है, किसी न किसी दोष में वृद्धि होना ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक दोष क्षय होता है ना, मतलब मान लीजिए कि अगर पित्त क्षय हुआ तो उसके जो विरोधी दोष हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही कारण हो सकता है। तो पहला ये है कि जैसे वृद्धि होती है, कभी कोई दोष जो है वो वृद्धि हो जाती है, तो उससे क्या होता है, अनेकानेक हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होता है। दूसरा, अगर कोई क्षय हो गया, मान लीजिए पित्त दोष जो है वो क्षय हो गया, तो उसके जो विरोधी दोष है जैसे कफ इत्यादि हैं या वायु है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्षय होने पर पित्त के दोष नहीं होंगे, जो उसके साथ बढ़े हुए दोष हैं उनके रोग उत्पन्न होंगे हमारे शरीर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है क्षय या वृद्धि के कारण दो तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मेन हमारा वृद्धि के कारण और क्षय के कारण। क्लियर है, क्षय यानी कि कमी, वृद्धि यानी कि किसी दोष में ज्यादा अधिक हो जाना, और क्षय यानी कि उस दोष में कमी हो जाना, तो उसके विरोधी दोष का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जी। चलिए अभी हम देखते हैं पहला दोष जो हमारा है, वात दोष। तो वात दोष क्या होता है, वात या वायु तीनों दोषों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जो पित्त और कफ और वात, इन तीनों दोषों में सबसे महत्वपूर्ण दोष किसे माना जाता है, वात दोष को माना जाता है। वात और वायु ये दोनों ही शब्द संस्कृत के हैं। ठीक है, संस्कृत के किससे निकला है, वा गति गंधवो धातु से बने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो गति और उत्साह उत्पन्न करें। ठीक है, वात का मतलब क्या है, जो हमारे शरीर में हम उत्साही रहते हैं किसी चीज को करने के लिए, हमारे अंदर चलने फिरने की जो गति है, हमारी मन की जो गति है वो सभी किसके कारण आती है, वात दोष के कारण आती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा किसी के अंदर अगर वात दोष की अधिकता है तो वो उनके अंदर उत्तेजना बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, किसी चीज को लेकर के उत्साह बहुत ज्यादा रहता है। और आपने देखा होगा किसी किसी के अंदर क्या रहता है कि उत्साह रहता ही नहीं है, हमेशा वो निराशावादी जीवन जीते हैं कि अरे कुछ नहीं हो सकता, हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो ये सब क्या है, वात दोष की कमी के कारण हमारे शरीर में। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारे अंदर गतिमान चीजें हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उन सब को कौन बनाता है, वात दोष बनाता है। ठीक है, वायु कहलाता है। यहाँ पे इसके स्वाभाविक गुण जो है उसका संस्कृत में भी आपका लिखा हुआ है, जैसे कि इसके क्या क्या गुण है, ये गुण याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप डाइट वो दे पाएंगे।
ठीक है, कि किस तरह के डाइट हमें देना है। तो पहला तो ये कि इसका गुण क्या क्या है। तो पहला गुण क्या है कि वात का गुण क्या है, रुक्ष, यानी कि रूखापन। ठीक है। दूसरा क्या है, शीतल, शीतल यानी कि ठंडा। ठीक है, वायु कैसा होता है, ठंडा होता है। वायु कैसा होता है, लघु, लघु यानी कि हल्का। ठीक है, वायु का वजन हम नाप सकते हैं क्या, वायु का वजन बहुत हल्का होता है। ठीक है, और ये सूक्ष्म नहीं। होता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चल होता है यानी कि चलायमान होता है, वायु कैसा होता है, चलायमान होता है। विशद यानी कि चिपचिपाहट इसमें रहती है। ठीक है, और खर होता है, खर यानी कि एक तरह से हम क्या कहें उसको, जैसे कि खुरदुरापन। ठीक है, तो ये सब क्या है, वात के हमारे गुण हैं। तो जैसे अगर हमारे वात की कमी होती है या वात की अधिकता होती है, तो अधिक हुआ तो हम क्या करेंगे, इन ये सारे जो डाइट है वो नहीं देंगे, जिसमें रुक्ष पदार्थ रहेगा, जिसमें शीतल रहेगा, जिसमें लघु रहेगा। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म रहेगा, चल रहेगा, विशद रहेगा, इन सब डाइट को हम नहीं देंगे। और जिनके अंदर क्षय रहेगा, ठीक है, मतलब कि वात दोष की कमी रहेगी, तो हम ऐसे ऐसे पदार्थ देंगे जो रुक्ष रहे, जो शीतल रहे, जो लघु रहे। ठीक है, ऐसे पदार्थ हम उनको देंगे। क्लियर है। जी। लेकिन मुख्यतः ये सब क्या है, वात आदि के स्वाभाविक गुण हैं। जब वात सम अवस्था में होता है तो इन गुणों का अनुभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जब वात जो है सम अवस्था में रहता है तो हमारे शरीर में ये सारे गुण नहीं दिखते हैं ज्यादा। अपितु उत्साह कैसा हमें दिखता है, उत्साह, श्वास लेना छोड़ना आदि कर्म हमें वात के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकोपित होता है तो हमारे जैसे बाल रूखे हो जाते हैं, शरीर रूखा हो जाता है। ठीक है, रुक्षता इत्यादि जो है, और जो शरीर कितना भी खाओ मोटा नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, लघु। ठीक है, और उनका जो मन है वो बहुत ज्यादा चलायमान रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, उनको ठंडी ज्यादा लगती है अगर वात क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्रकोपित होने पर, प्रकोपित कहने का मतलब क्या है, अगर वो वृद्धि हो जाए या क्षय हो जाए तो फिर इनके गुण हमें ज्यादा अपने शरीर में दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आप डाइट प्लान कर पाएंगे, मतलब जो प्रश्न आता है ना उसको हम यहाँ से ही कर पाएंगे। तो उनके गुणों को अच्छे से समझिएगा कि वात कैसा गुण होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया गया एक एक गुण का। रुक्षता क्या होता है, शरीर में रुक्षता आती है, रूखापन। ठीक है, कृशता आती है यानी कि दुर्बल आता है, दुर्बलपन हो जाता है। ठीक है, बौना हो जाता है शरीर, आवाज अटकी हुई रहती, मतलब कि स्वर तंत्र में विकृति आ जाती, ढंग से बोल नहीं पाते ठीक से। शुष्क रहता है, जो शरीर वगैरह है वो सूखा रहता है। ठीक है, धीमी हो जाता है, मतलब कि वो अच्छे से चल फिर नहीं पाता, उसकी गति धीमी हो जाती है, वायु की गति। क्षुब्ध और भारी आवाज रहती है, यानी कि थका थका सा आवाज रहता है, भारी आवाज रहता है। ठीक है, नींद की कमी रहती है। रुक्षता गुण अगर शरीर में किस तरह से प्रभावित करता है, तो ये सारी चीज हमारे शरीर में प्रभाव करता है। ठीक है, शीतलता का जो गुण है वो कैसा है, शीतल पदार्थों का सहन नहीं कर सकना। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा थोड़ी सी ठंडी हुई तो उनको लगता है बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। ठीक है, मतलब वायु गुण उनका प्रकोपित है। शीत रोग में जल्दी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, शीत रोग जैसे आपका क्या सर्दी है, खांसी है, ये सारे जो ठंडे रोग हैं उन सबसे जल्दी प्रभावित हो जाता है। शरीर में कंपन और जकड़न की अधिकता रहती है। ठीक है, जो शीतलता गुण है उसकी वजह से। लघुता की वजह से क्या होता है, शरीर में हल्कापन होता है, भारी नहीं होते हैं, मतलब कि मोटापा नहीं रहता है, बहुत ज्यादा कृश शरीर रहता है। चाल रहता है उनका, मतलब कि चंचलता उनके अंदर रहती है। ठीक है, वायु के समान उनके अंदर गति रहती है। भोजन ग्रहण और वेग स्पीड से। ठीक है, मतलब कि भोजन ग्रहण किन्हीं को आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, वायु गुण की वजह से होता है। ठीक है, लड़खड़ाहट रहती है उनमें, ठीक से चल नहीं पाते हैं, मतलब कि लड़खड़ाते रहते हैं। ठीक है, चंचलता, सरता यानी कि क्या होता है, संधि की गति, जो संधियों में गति होती, जोड़ों में जो गति होती है, आंखों, भौहों, ठुड्डी के जोड़, होठ, जीभ, सिर, कंधे, इन सब में अस्थिरता रहती है। ठीक है, मतलब कि ये हिलते रहते हैं। आंख किन्हीं किन्हीं के आपने देखी होगी बहुत ज्यादा मतलब फड़कती है, यानी कि पलक झपकते हैं वो लोग। ठीक है, होठ भी किन्हीं के बहुत ज्यादा मतलब कि चलते रहते हैं। तो ये सब क्या है कि चंचलता वायु गुण प्रकोपित होने का कारण है।
ठीक है। विशदता यानी कि चिपचिपाहटपन क्या होता है, फैलने व मोड़ने पर संधियों में कट कट की जो आवाज आती है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, विशदता की वजह से होता है। अंगों में त्वचा पर फटना और उनमें फड़फड़ाहट रहना, ठीक है, जैसे किन्हीं किन्हीं का त्वचा जो है या शरीर है वो बहुत ज्यादा फटता है, तो किसकी वजह से, वायु गुण में प्रकोपित होने की वजह से, ठीक है। फिर खरत्व यानी कि खुरदुरापन जो रहता है, सिर के बाल रफ हो जाते हैं, चेहरे और शरीर में अन्य अंग जो है वो रफ हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि खुरदुरापन आ जाता है, उसमें रूखापन आ जाता है, ठीक है। बहुलता यानी कि अधिक बोलना होता है उनका, ज्यादा बोलते हैं, वायु गुण वाले क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। शरीर में कंडराव और सिराओं पर अधिक उभार होता है, ठीक है, मतलब कि उभार रहता है उनके शरीर में। और शीघ्रतागामी यानी कि निर्णय लेने में शीघ्रता करते हैं, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। इस तरह से ये बहुत सारे गुण हमारे किसकी वजह से होते हैं, हमारा जो वायु, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा गुण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा चीजों को प्रभावित करने वाला वात दोष जो है वो होता है। क्लियर है? थोड़ा सा जी। आपको इनको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप डाइट दे पाएंगे, मतलब जो प्रश्न आता है ना वो इन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। तो वात प्रकोपित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि क्यों वात आपका प्रकोपित होगा, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये वेग रोध अर्थात मल मूत्र छींक इत्यादि का स्वाभाविक इच्छाओं को दबा कर रखना, ठीक है, मतलब वेग का रोध करना, मल मूत्र की स्थिति है तो उसे रोक देना, छींक आई है तो उसे रोक देना, ठीक है। तो इन सब की वजह से वात दोष जो है वो प्रकोपित होता है। खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ खा लेना, बिना पचे ही हम कुछ खा लेते हैं तो इससे भी वात दोष बढ़ता है। रात देर तक जागना, ठीक है, ऊंचा ऊंचा बोलना, मतलब कि ज्यादा जोर जोर से आवाज में बोलना, ठीक है, अपनी शक्ति की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करना, जितना आपकी अपेक्षा क्या कहना चाहिए, शक्ति नहीं है उससे ज्यादा ही शारीरिक श्रम करना, ठीक है। लंबी यात्रा के समय वाहन से धक्का लग जाना, ठीक है, जब धक्का लग जाता है उसकी वजह से भी वात बढ़ सकता है। रूखे, तिक्त या कड़वे कसैले पदार्थ अधिक सेवन करना, ठीक है। सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स बिना भिगाए हुए सूखे ऐसे ही ज्यादा खाने से भी वात दोष बढ़ता है, ठीक है। अधिक चिंता करना, मानसिक परेशानी रहना, अधिक संभोग करना, डरना, उपवास करना, ज्यादा ये सब की अधिकता से भी क्या होता है, आपका वात दोष प्रकोपित होता है, ठीक है। अधिक मात्रा में खाना, अधिक ठंडा खाना, ठीक है, मतलब कि ज्यादा ठंडी ठंडी चीजें खाना, इसके कारण भी वात दोष जो है वो प्रकोपित होता है। वर्षा ऋतु में वृद्धावस्था में तो इन कारणों के बिना ही वात दोष क्या हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है। जैसे जो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं तो उनका वर्षा ऋतु में अपने आप ये वात दोष बिना कुछ किए, बिना ये ऊपर के चीजों को किए हुए ही वात दोष क्या हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो वृद्ध अवस्था में रहते हैं उनको वर्षा ऋतु के समय बहुत ज्यादा देखिएगा जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, जकड़न होती है, अकड़न होती है, उनको ये समस्या हो जाती है, ठीक है, इसलिए वो उस समय घर से बाहर पानी में ज्यादा नहीं भीगना, तो ये सब मतलब कि करते हैं जिससे कि उनका वात दोष क्या रहता है, ठीक है। क्लियर है? जी। फिर प्रकोपित वात के लक्षण क्या क्या होते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका वात दोष प्रकोपित है। तो क्या होगा कि प्रकोपित है तो वात उससे शुष्कता, रूखापन, अंगों में शरीर में जकड़न होती है, ठीक है, सुई के चुभन जैसा दर्द होता है, कहीं भी दर्द होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सुई चुभाई जा रही हो, ठीक है। संधि शिथिल यानी कि हड्डी जोड़ों में ढीलापन हो जाता है, ठीक है, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, वो शिथिलता हो जाती है उसमें, ठीक है। और हड्डियों का खिसकना, बात बात पे जैसे थोड़ी थोड़ी चीजों पे हड्डियां खिसक जाती हैं, ठीक है। हड्डी टूटना, कठोरता रहना, शरीर में जो कठोरता रहती है, ठीक है। अंगों के कार्य की आसक्ति, अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अंगों में कंपन रहता है यानी कि शरीर में जो टिम्बलिंग कहते हैं, अपने आप कांपते रहते हैं, ठीक है। अस्वाभाविक गति और सुन्न पड़ना, ठीक है, जैसे कि शरीर क्या हो जाता है, अपने आप सुन्न पड़ जाता है। फिर शीतलता होना, कमजोरी होना, कब्ज होना, ठीक है, स्थूल यानी कि तेज पीड़ा और नाखून इत्यादि में, मतलब कि नाखून इत्यादि जो है आपके रूखे हो जाते हैं। तो ये सब आपका क्या है, वात प्रकोपित होने के कारण है, ठीक है, और सॉरी लक्षण है, आपके शरीर में ये सब दिखेंगे।
और जैसे दांतों और त्वचा के रंग का कुछ काला या फीका पड़ जाना, मुख का स्वाद कसैला हो जाना, ठीक है, ये सब क्या है, वात के प्रकोपित होने के लक्षण। अब यहाँ पे सभी के भेद बताए गए हैं, ठीक है। वात के 5 भेद है जो हम देखते हैं, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, ठीक है। ये जो हमारे पंच प्राण है वो हमारे क्या है, वात के भेद है, ठीक है, वायु के भेद है। तो इसका क्या मतलब है, शरीर का आश्रय स्थान बताया गया कि कहाँ कहाँ ये रहता है, और उसके बाद सामान्य कार्य इसका क्या होता है, और प्रकोप होने के कारण क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, प्राणवायु, इसका स्थान कहाँ कहाँ पे होता है, जीवा में, हृदय में, कंठ में, मुख में और नासिका में, ठीक है। इसका सामान्य कार्य क्या होता है, श्वास उच्छ्वास, यानी कि श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो इसका सामान्य कार्य होता है, ठीक है। और जैसे कि बाहरी शरीर में प्रवेश करा देता है, देह को धारण करना, ठीक है। थूकना और छींकना जो है ये सब आपके प्राण के कार्य होते हैं। और इसके प्रकोप होने से क्या होता है, हिक्का यानी कि हिचकी, खांस, कास यानी कि खांसी, श्वास यानी कि दमा, जुकाम, स्वर भंग यानी कि गला बैठना जो है, और भ्रम, भ्रम यानी कि कंफ्यूजन रहना, ठीक है। और मूर्छा, ये सब क्या है कि प्राण के दोष है, ठीक है, प्राण की वजह से होता है, प्राण जो वायु है उसकी वजह से, ठीक है। उसी तरह से आपका यहाँ पे उदान का बताया गया, उदान का क्या होता है, कंठ, नाभि और वक्ष स्थल इसका स्थान है। कंठ का स्वर एवं बोलना, श्वास को ऊपर ले जाना, ठीक है, प्रयत्न, उत्साह और बल, ये सब उसका कार्य है। लेकिन अगर ये प्रभावित होता है या प्रकोपित होता है तो क्या होता है, आंख, कान, गले के रोग, जत्रु ऊर्ध रोग, ठीक है, यानी कि कंधे के ऊपर के जो भी रोग हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं, उदान वायु से। फिर समान वायु का क्या होता है, अमाशय और पक्वाशय, यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन और हमारा जो स्टमक है उसमें रहता है, और इसका काम क्या होता है, पाचन करना और रसों को पृथक पृथक करना, अलग अलग करना, ठीक है। धातु जो है आपके रस, रक्त, मांस आदि धातु जो है उनको वर्गीकरण करना, ठीक है। और दोष व जल व स्रोतों का नियंत्रण करना, ये सब इसका कार्य होता है। लेकिन जब इसका प्रकोपित होता है तो अग्नि मांद, यानी कि अग्नि मंद पड़ जाती है, अच्छे से पाचन नहीं हो पाता, अजीर्ण, इनडाइजेशन की समस्या, अतिसार यानी कि डायरिया हो सकता है, और दोषपूर्ण पृथक्करण, सही तरह से वो पृथक नहीं कर पाएगा, रस को अच्छे से पृथक नहीं कर पाएगा, रक्त को अच्छे से पृथक नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो हमारे अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनको सही तरह से अलग अलग नहीं कर पाएगा और वो मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अपान वायु कहाँ कहाँ पे रहती है, पेल्विस में रहती है, गुदा में, मूत्राशय इत्यादि में रहती है। इससे मलमूत्र और पुरुष आर्ता और गर्भ स्त्रियों में को वेग ना होने पर स्थिर रखना, ठीक है। मतलब कि ये जो शरीर है, मल मूत्र इन सबको स्थिर रखता है, जब शरीर में वेग नहीं रहता है तब उस समय क्या करता है, स्थिर करके रखता है, और जैसे ही वेग उत्पन्न होता है तो उसे शरीर से बाहर निकालने का भी काम ये करता है, ठीक है। वेग काल में इन्हें मिश्रित करता है। इससे क्या होता है, पथरी, ठीक है, मूत्र कृच्छ यानी कि जो यूटीआई वगैरह हम कहते हैं, ठीक है, भगंदर यानी कि क्या होता है, जिसको बवासीर कहते हैं, ठीक है, गुद भ्रंश आदि, मूत्राशय, मलाशय व अंडकोश के रोग उत्पन्न होते हैं, और मधुमेह, प्रमेह इत्यादि समस्या भी होती है, ठीक है। फिर व्यान है तो ये क्या होता है, सारे शरीर में रहता है, और इससे क्या होता है कि मतलब इसका सामान्य कार्य क्या होता है, पसीना, नीचे झुकना, ऊपर उठना, ठीक है, उन्मेष, निमेष यानी कि पलक झपकना और खोलना, ये सब काम किसके होते हैं, व्यान वायु के होते हैं। इससे क्या होता है, इससे ज्वर होता है, अतिसार होता है, रक्त पित्त, ठीक है, मतलब कि रक्त में पित्त हो जाने, एक तरह से हाई बीपी वगैरह की समस्या होती है, और यक्ष, ठीक है, यक्ष्मा यानी कि क्षय रोग, ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। क्लियर है, ये थोड़ा इतना ज्यादा आपको नहीं देखना है, बट थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन चीजों को। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है पित्त दोष, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा कफ दोष का, सॉरी वात दोष का, उसके बाद हम देख रहे हैं पित्त दोष का, ठीक है। आपको इसमें से मेन याद रखना है कि इनके गुण क्या क्या हैं, ठीक है, और इनके ये रोग कैसे प्रकोपित होते हैं, ठीक है, कैसे ये किस कारणों से ये प्रकोपित हो जाते हैं।
बाकी इसका इतना ज़्यादा शायद अंदर से मैंने इसका देखा तो नहीं अभी कि इनके टाइप्स जो है उनके उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं एक बार देख के आपको बता दूंगी कि पूछे जाते हैं। अब वॉइस वगैरह आ रही है ना, क्लियर है ना? फिर उसके बाद आपका आता है पित्त दोष। तो पित्त दोष में का क्या कार्य है? पित्त जो है वो इसका स्थान क्या होता है? वात दोष के बाद पित्त का स्थान आता है। दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है? पित्त का स्थान आता है। इसीलिए आपने शायद सुना होगा कि वात दोष से कितने रोग होते हैं? 80 रोग होते हैं, पित्त से 40 और कफ से 20। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वात है, उसके बाद पित्त है, उसके बाद कफ। तो दूसरे नंबर पर हमारा पित्त आता है। इससे क्या होता है? विविध पक्षों का वर्णन किया गया है। पित्त कुछ कैसा होता है? स्निग्ध होता है, चिकना होता है, उष्म यानी कि पित्त क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, तरल की तरह होता है। ठीक है, और अम्ल होता है, इसमें खट्टापन होता है, सर और कटु होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह पाचन तथा दाह जलन करने वाला होता है, आशु यानी कि तीव्र गति वाला होता है, और विस्निग्ध कच्चे मांस जैसी गंध आती है। ठीक है, मतलब कि कच्चे मांस की जैसी गंध आती है, उसी तरह से पित्त दोष से गंध आती है। और इससे क्या होता है? पित्त गुणों का स्वभाव पर प्रभाव वात से समान होता है। विद्यमान पित्त भी शरीर में बनावट और स्वभाव निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि वात का प्रभाव क्या है? ये हमारे स्वभाव को निर्माण करता है, मतलब कि मानसिक रूप से हम उत्साही हैं नहीं है उसका निर्माण करता है। उसी तरह से ये भी पित्त दोष भी हमारे स्वभाव का निर्माण करने में क्या है? सहायक होता है। वात दोष के साथ ये भी हमारे स्वभाव के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इसके गुण हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे उष्णता पहला हमने देखा, तो इससे शरीर पर क्या क्या प्रभाव होता है? उष्ण पदार्थ या गर्म को सहन ना कर पाना। ठीक है, किन्हीं किन्हीं को आपने देखा होगा कि गर्मी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, तो ये पित्त दोष उनका बढ़ा हुआ है। चेहरे में उष्णता रहती है, चेहरे में मतलब कि गर्माहट रहती है। ठीक है, शरीर का कोमल व स्वच्छ होना, शरीर जिनका कोमल रहता है और स्वच्छ रहता है। ठीक है, मतलब कि उनमें पिंपल्स वगैरह नहीं रहते या फिर उनके दाग धब्बे वगैरह नहीं रहते, तो ये किसका गुण है? पित्त गुण का प्रभाव है। ठीक है, शरीर पर हल्के भूरे धब्बे व चित्ती होना, काले तिल होना। ठीक है, मस्से व झाइयाँ होना। ठीक है, भूख व प्यास का अधिक लगना, तो ये जो जिनको भूख प्यास अधिक लगता है, जिनके काले तिल वगैरह रहते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है? पित्त की वजह से। त्वचा पर समय से पहले झुर्रियां आना। ठीक है, जो हमारे समय से पहले जो झुर्रियां आती है वो किसकी वजह से होता है? पित्त दोष की अधिकता की वजह से होता है। बाल जल्दी सफेद हो जाना, ये भी पित्त दोष की अधिकता की वजह से होता है। गंजापन शीघ्र ही आ जाना। ठीक है, और सिर, चेहरे, शरीर में अन्य अंगों में कुछ कोमल और भूरे बालों का पाया जाना, तो ये सब क्या होता है? पित्त दोष के कारण होता है। फिर आपका आता है तीक्ष्णता। तो तीक्ष्णता मतलब क्या होता है? शारीरिक शक्ति का अधिक प्रदर्शन करना। ठीक है, यानी कि तीक्ष्ण जो उसका गुण है उसकी वजह से क्या है कि शारीरिक शक्ति का अधिक प्रदर्शन करना, यानी कि ज्यादा बड़ी चीजों को उठा पाना, या शारीरिक जैसे एक सामान्य लोगों की शारीरिक शक्ति होती उससे ज्यादा शारीरिक शक्ति होना। ठीक है, तीव्र पाचन शक्ति होना, पाचन शक्ति जिनकी तीव्र हो जाती है। खाद्य और पेय पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन करना। ठीक है, मुकाबला करने में असमर्थ होना और लचीलापन रहना, शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी रहना। ठीक है, फिर द्रवता यानी कि मांसपेशी और हड्डियों के जोड़ों में कोमलता और शिथिलता, ढीलापन। फिर मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलना। ठीक है, फिर जैसे आपका कटुता, चरपरा यानी कि अम्लता, खट्टापन, इसका मतलब क्या है? शुक्र की कमी हो जाती है, संभोग की इच्छा तथा जनन शक्ति की कमी होती है उनमें। ठीक है, फिर विसंग गंधिता यानी कि बगल और मुख से, सिर से या शरीर से दूसरे अंगों के तेज दुर्गंध या कच्चे मांस जैसी गंध आना, ये सब क्या होता है? मतलब कि हमारे पित्त दोष की अधिकता या प्रकोपित होने से होता है। ठीक है, अगर ये सम अवस्था में रहता है तो ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर ये विषम अवस्था में पहुंच जाती है तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। फिर यहाँ पे पित्त को प्रकोप के कारण बताए गए हैं। तो शरद ऋतु में तथा युवा
अवस्था में पित्त प्रकोप ज्यादा संभावना है। ठीक है, यानी कि शरद ऋतु यानी कि जो आपका ठंडी वाला ऋतु है, तो युवा अवस्था में पित्त के प्रकोप ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। अधिक श्रम, अधिक तनाव या क्रोध करने से पित्त की वृद्धि होती है। ठीक है, ज्यादा श्रम करते हैं या ज्यादा तनाव लेते हैं या ज्यादा क्रोध करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पित्त की वृद्धि होती है। जैसे कि इसके अतिरिक्त चरपरे, राई हो गया, नमकीन, गरम, विदाही, जलन पैदा करने वाले या तीखे, लाल मिर्च आदि या मादक द्रव्य, ठीक है, यानी कि जो नशे वाले द्रव्य हैं, शराब इत्यादि, इनका सेवन करने से भी पित्त दोष क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त जैसे सूखी सब्जी है, क्षार पदार्थों का प्रयोग करना, ठीक है, और धूप, अग्नि का अधिक सेवन करना, अधिक मैथुन करना, अनियमित रूप से भोजन करना, जैसे कि हमारा एक टाइमिंग होता है, एक सर्काडियन साइकिल होता है कि हम इस समय नित्य प्रति भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी आप 2 बजे भोजन कर ले रहे हैं, कभी आप 10 बजे ही भोजन कर ले रहे हैं, कभी आप 4 बजे भोजन कर रहे हैं। तो अनियमित रूप से अगर आप भोजन करते हैं तो इससे भी क्या होता है, पित्त जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अपच की वजह से क्रोध, भय, निराशा विचार से शरीर में पित्त दोष प्रभावित होता है। ठीक है, कुछ विशेष पदार्थ जैसे तिल का तेल है, कुलथ की दाल होती है, ठीक है, सरसों सरसों है, और आपका दही है, छाछ है, इन सौवीर है, इन सब का मतलब कि ज्यादा मात्रा में खाना। ठीक है, लगभग हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है जो हमने हठ प्रदीपिका में अपथ्य आहार पढ़ा है। ठीक है, मद्य है, खट्टे पदार्थ है, मछली, भेड़, बकरी मांस खाना, इन सब से क्या होता है, पित्त की वृद्धि होती है। ठीक है, जो भी अपथ्य आहार आपके हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं, उन सबको खाने से क्या होता है, पित्त की वृद्धि होती है। फिर इसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं हमारे शरीर में, थकावट, बल और नींद की कमी। ठीक है, नींद अच्छे से नहीं आती, थके थके से रहते हैं। ठीक है, अधिक पसीना आता है, और शरीर में जलन और तापमान की अधिकता रहती है, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर हमारा ज़्यादा रहता है और शरीर में जलन होता है, यानी कि कहीं कहीं पे हमें इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम और रैसेस वगैरह जो होना। ठीक है, अधिक पसीना आना। ठीक है, और त्वचा का रंग पहले की अपेक्षा गाढ़ा हो जाना, यानी कि डार्क हो जाना, कलर जो है वो डार्क हो जाना, अंगों से दुर्गंध आना। ठीक है, चिपचिपाहट रहना, शरीर में जो चिपचिपाहट रहती है, मुंह, गला आदि का पकना, क्रोध, मूर्छा, बेहोशी, ये मूर्छा है। ठीक है, तथा चक्कर आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर आपका है त्वचा, मल मूत्र, नाखून, नेत्रों में पीलापन रहना, यानी कि हल्का पीला जैसा दिखना, पित्त प्रकोप के ही लक्षण होते हैं। इसीलिए ये जो बाइल वगैरह हम बोलते हैं ना, बाइल जूस पता है आपको? जी, जो हाँ, लीवर के तो थ्रू यहाँ बनता से है। जॉन्डिस जो समस्या है, जॉन्डिस यानी कि पी लिया। तो ये बाइल जूस जो है ज्यादा सेक्रेट होता है, तो हमारे हमें क्या होता है कि मतलब पित्त दोष जो है वो प्रकोपित। ठीक है, जॉन्डिस वगैरह की समस्या आती है। मुंह कड़वा और खट्टा स्वाद आता है। शीतल आहार विहार की इच्छा भी पित्त की अधिकता के सूचक है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा ठंडा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा चीजें खाने का मन कर रहा है, तो ये भी क्या है, पित्त दोष की अधिकता के कारण होता है। पित्त दोष बढ़ा हुआ है, ये सूचक है। फिर यहाँ पे भी इसके 5 प्रकार होते हैं। तो ये इसका हम देखेंगे कि पहला क्या है, पाचक। पाचक क्या करता है, अगर ये प्रकोपित होता है तो अजीर्ण और अपच होता है। ठीक है, इनडाइजेशन की समस्या होती है। रंजक कहते हैं, रंजक का मतलब क्या है, रक्त अल्पता या पीलिया आदि की समस्या होती है। साधक यानी कि इससे मानसिक असंतुलन होता है, भय होता है, क्रोध होता है और मोह होता है। ठीक है, आलोचक यानी कि ये बेसिकली नेत्र, नेत्र से है तो दृष्टि विकार, जो भी आपके दृष्टि विकार हैं, जैसे कि अच्छे से दिखना नहीं, ये सारे विकार जो है वो उत्पन्न होते हैं अगर हमारा पित्त दोष में आलोचक पित्त जो है वो विकार युक्त होता है तब। ठीक है, फिर भ्राजक यानी कि त्वचा है, इससे क्या होता है, श्वेत कुष्ठ, यानी कि शरीर में जो सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं, आपने देखा होगा, उस पर हम सुई चुभाते हैं तो वो मतलब कि पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे अन्य चर्म रोग आपके शरीर में आते हैं जब आप ये सारे जो पंच हमारे क्या है, पित्त है, उनका वो जब संतुलित नहीं रहता है तो ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
जी। फिर आपका एक लास्ट है कफ दोष, इसको हम लोग देखते हैं। तो कफ दोष से क्या होता है कि कफ शब्द का अर्थ है संस्कृत के अनुसार केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफा, अर्थात जल से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कफ कहते हैं। ठीक है, ये जल से उत्पन्न होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, कफ कहते हैं। और इससे क्या होता है, कफ का दूसरा नाम श्लेष्मा भी कहा जाता है। यहाँ से अभी जून में ही एक प्रश्न आया था कि संसंजक हिंदी में मतलब वो कैसा था कि संसंजक यानी कि जोड़ने वाला कौन होता है। ठीक है, मतलब कि कौन जोड़ के रखता है, ये चिपचिपाहटपन किस में रहता है, कौन से दोष में रहता है। ठीक है, तो वहां पे था केवल कफ, कफ और पित्त, कफ और वात और केवल पित्त, ऐसे कुछ अलग अलग दिए थे। तो वहां पे उसका उत्तर क्या था, केवल कफ था। ठीक है, मतलब कि केवल कफ में वो संसंजक यानी कि चिपकने की, आपने कफ को देखा है, कफ कैसा होता है कि जैसे अगर वो कहीं पे गिर गया तो वो क्या हो जाता है कि चिपक जाता है। ठीक है, मतलब कि वो चिपचिपाहटपन, एक जैसे चुंबक जैसे शक्ति जो उसमें रहती है, संसंजक शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो कफ के अंदर ही रहती है, वात या पित्त के अंदर नहीं रहती। ठीक है, तो ये पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। संयोग करने की, ठीक है, संश्लेषण शक्ति या संसंजक शक्ति जिसके अंदर रहती है, वो कौन सा दोष है, वो केवल और केवल कफ दोष है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यह दोष शरीर के अंगों को क्या करता है, पोषण करता है। शेष दोष वात और पित्त को भी नियमित करता है। ठीक है, दोनों और जो दोष है उसको भी नियमित रखता है। शरीर में स्निग्धता, गीलापन जो रहता है, ठीक है, प्रदान करता है। हड्डियों जोड़ों में आपस में मिलान भी कफ के कारण होता है। मतलब कि जो हम ये लिगामेंट या टेंडन्स देखते हैं वो किससे बने होते हैं, एक तरह से कफ से बने होते हैं। और उसके अंदर जो जोड़ों के अंदर क्या रहता है, एक फ्लूइड रहता है ना। आपने पढ़ा होगा कि जोड़ों के अंदर क्या रहता है, एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है, वो भी क्या करते हैं उनको जोड़ के बना के ल्यूब्रिकेशन लगता है ना, मतलब कि वहां पे जी। चिकनाहटपन रखता है ताकि हड्डियां घिसे नहीं। तो ये सब किसका काम होता है, कफ दोष का काम होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, वृद्धि, जैसे शरीर में वृद्धि हो रही है तो ये किसकी वजह से हो रही, कफ दोष की वजह से हो रही है। ठीक है, जैसे बच्चों में वृद्धि होती है तो वो कफ दोष की वजह से। काम शक्ति उत्पन्न होना, बल रहना, उत्साह रहना, घाव का जो भरना होता है, रोगों के आक्रमण को रोकने की शक्ति। ठीक है, मानसिक और शारीरिक श्रम की क्षमता जो है, ठीक है, क्षमा, धैर्य, ज्ञान, विवेक, मानसिक स्थिरता, ये सभी कार्य और गुण किसके होते हैं, कफ के होते हैं। ठीक है, अगर हमारे, इसीलिए जो कफ प्रवृत्ति के रोग रहते हैं वो क्या रहते हैं, शीतल और शालीन रोग रहते हैं। ठीक है, मतलब कि कफ प्रवृत्ति के लोगों का, इसमें आयुर्वेद में आता है कि कैसे हम प्रवृत्ति को पहचाने। वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें आता है कि कफ प्रवृत्ति के लोग हैं तो उसमें कैसा कैसा होता है, वात प्रवृत्ति के हैं तो उनके अंदर क्या क्या गुण रहता है, पित्त प्रवृत्ति के हैं तो उनके अंदर क्या क्या गुण रहता है। ठीक है, जैसे कि मुख्यतः हमारा क्या रहता है, 7 प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इन तीनों गुणों को मिला करके क्या होते हैं, 7 प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो केवल वात, केवल पित्त और केवल कफ। ठीक है, जिनके अंदर केवल वात, केवल पित्त, केवल कफ कहने का मतलब क्या, ये एक एक ही गुण क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रकृति के लोग भी कम मिलते हैं। और दो दो को मिला के वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, ठीक है, ऐसे दो दो मिला के आपके रहते हैं। तो ये वाले ज्यादा रहते हैं, मतलब कि ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं, दो दो मिलाने वाले ज्यादा रहता है। और एक क्या होता है, तीनों को मिला हुआ रहता है। ठीक है, वात पित्त और कफ तीनों ही उनमें सम अवस्था में रहते हैं। तो ऐसे 7 प्रकृति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको देख पाते हैं, जैसे कि उनके अंदर क्या गुण है, तो उनकी कौन से मतलब कि क्या कहना चाहिए कि कौन से दोष उनके अंदर प्रबल है, ये वहां पे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके भी गुण है, कुछ गुरुता रहता है यानी कि भारीपन रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कफ कैसा रहता है, भारी रहता है, स्थिरता रहता है, गंभीरता रहती है, उनकी चाल गंभीर होती है। मतलब कि वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई, मतलब कि जैसे हाथी को आपने देखा होगा चलते हुए, तो वो क्या रहता है कि उसकी चाल जो है वो गंभीर रहती है। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। उसी तरह वात वाले क्या चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। और जो कफ वाले प्रवृत्ति के होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। शीतलता जो है,
शीतलता रहती है, भूख प्यास गर्मी कम लगना, पसीना कम आना, ठीक है, उनके अंदर ये सारी समस्या कम लगती है। मृदुता और कोमलता रहती है, ठीक है, सुंदर प्रसन्न वदन रहता है, यानी कि वो हमेशा खुश रहते हैं, कोमलता उनके अंदर रहती है, गोरा रंग उनका रहता है, ठीक है। स्निग्धता यानी कि शरीर के अंदर में स्निग्धता रहती है, अंगों में चिकनापन यानी कि चिपचिपाहटपन, यानी कि एक तरह से जैसे घी वगैरह चिकना रहता है ना, उसी तरह से खुरदुरा नहीं रहता है, मतलब शरीर जो है रफ नहीं रहता है, चिकनापन रहता है। फिर मधुरता रहती है, वीर्य की अधिकता रहती है, स्थिरता रहती है उनके अंदर, ठीक है। चिपचिपाहट रहता है, जोड़ों और संधि में स्थिरता रहती है, यानी कि कटकटाहट नहीं रहता है, चलने फिरने से कटकटाहट की आवाज नहीं आती है, ठीक है। उनमें ल्यूब्रिकेशन अच्छे से बना रहता है। दृढ़ता रहती है, यानी कि गठीलापन रहता है, शरीर मजबूत रहता है उनका, ठीक है। वात वालों का शरीर क्या होता है, छोटे रहते हैं, और मतलब कि वो शरीर उनका हड्डी वगैरह मजबूत नहीं रहती, मसल उनके मजबूत नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनके शरीर क्या होते हैं, मजबूत रहते हैं। घनता रहती है, यानी कि स्थूलता, जैसे कि उनके शरीर में मांस हड्डी इत्यादि प्रॉपर सही मात्रा में रहेगी, ठीक है। मंदता यानी कि शरीर क्रियाशीलता उनकी थोड़ी कम रहती है, मतलब कि वो क्रियाशीलता नहीं रहते, उनको आराम से काम करना होता है, आराम से उनको जो भी चीज मिल जाए, ठीक है। और वात वालों को क्या रहता है कि वो जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं। फिर चिकनाहटपन यानी कि अंगों में चिकनाहट रहता है, शरीर के अंग क्या रहता है, चिकनाहट। यहाँ पे जो हमने देखा था ना स्निग्धता, वही चीज यहाँ पे रिपीट किया गया, ठीक है। फिर कैसे ये प्रकोपित होता है, तो इससे प्रकोपित हो जैसे कि मीठे खट्टे या भारी क्लेद खाद्य पदार्थ खाने से, मांस मछली तिल के तैयार खाद्य पदार्थ खाने से, गन्ना वगैरह खाने से, दूध या दूध के बने हुए पदार्थ खाने से, ठीक है। अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, कफ बढ़ जाता है, ठीक है। कार्बन युक्त शीतल पेय यानी कि जो भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, फ्रिज आदि का ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहता है, उससे भी कफ जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अधिकता से अधिक मात्रा में आवश्यकता से अधिक मात्रा में, जितना आपकी आवश्यकता उससे भी अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है, कफ रोग बढ़ता है, ठीक है। और पहले खाए गए भोजन के पचे बिना ही फिर भोजन कर लेना, दोबारा से भोजन कर लेना। दिन के समय सोने से, आलस्य करने से, व्यायाम न करने से, ठीक है, शरीर में कफ की प्रबलता होती है, शरीर में कफ दोष बढ़ता है। फिर वसंत ऋतु में प्रातः काल शरीर से रात्रि पहले प्रहर में भोजन के बाद और बाल्य अवस्था में कफ स्वाभाविक रूप से प्रबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि वसंत ऋतु में और बाल्य अवस्था में कफ जो है वो अपने आप प्रभावित हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आपका जैसे कि दही दूध, ये तिल या उड़द की खिचड़ी वगैरह है, खीर है, विशेष जंतु पानी में रहने वाले अनूप प्रदेश में रहने वाले, ठीक है, का मांस खाना, यानी कि मछली वगैरह जो रहता है ना, जो पानी में रहते हैं, वैसे मांस को खाना, ठीक है। कमल नाल सिंघाड़ा वगैरह जो होता है, ये भी पानी के अंदर रहता है, सिंघाड़ा भी पानी के अंदर रहता है, ठीक है। इन सबको खाने से भी क्या होता है, कफ जो है वो बढ़ता है। क्लियर? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी। फिर प्रकोपित के लक्षण क्या क्या हैं, जैसे कि अधिक नींद होना और मुंह में मीठा स्वाद रहना, कि आप कुछ नहीं खा रहे फिर भी मुंह मीठा मीठा सा लगना, ठीक है। त्वचा में सफेदी या शीतलतापन, यानी कि अजीब तरह से जो त्वचा में सफेदी आती है, तो वो भी क्या होता है, कफ का कारण होता है, कफ के कारण होता है, ठीक है। फिर आपका है जैसे स्निग्धता या खुजली होना, ठीक है, मतलब कि चिकनाहटपन ज्यादा रहना या खुजली होना, ये सब भी क्या है कि कफ प्रकोपित है, उनके लक्षण है। शरीर जो है वो भारीपन, उपदेह तथा अर्थात शरीर से निकलने वाले मल जैसे पसीना आदि में चिकनापन रहना, स्मितता अर्थात ऐसा अनुभव होना कि शरीर या प्रभावित अंग से गीले कपड़े में लिपटा हो, ठीक है। मतलब कि जैसे शरीर जो है वो शरीर से अत्यधिक पसीना वगैरह निकलना, ठीक है, या चिपचिपाहट रहना, जैसे कि शरीर में हमें लगता है गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा चिपचिपाहट जो हमारे शरीर में रहता है वो हर समय लगना, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कफ प्रकोपित होने के कारण होते हैं। फिर सूजन, बलगम और नाक में मल आदि की अधिकता होना, ठीक है, ये सब भी आपका क्या है, कफ की प्रकोपित होने के कारण है।
फिर है आपका जैसे चीर क्रिया, यानी कि किसी भी प्रतिक्रिया का देर तक होना, ठीक है। जैसे कि अंगों में ढीलापन है, श्वास, खांसी, अवसाद, ये सब के लक्षण लंबे समय तक रहना, ठीक है। किन्हीं किन्हीं का क्या है कि मतलब ऐसा होता है कि आप क्रोधित हुए, क्रोध होकर के ठीक है खत्म हो गया, थोड़ी देर जिन पर भी क्रोध करना था आपने कर लिया, फिर खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब कि लंबे समय तक उसमें रहते हैं, ठीक है। क्रोध हमारा 2 साल 3 साल तक रहता है, तो ये सब क्या है, ये प्रकोपित कफ के लक्षण होते हैं, ठीक है। भूलने की शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती। फिर आपका है इसमें क्लेदक, इसमें भी 5 प्रकार हैं। क्लेदक से क्या होता है, मंदाग्नि होता है क्लेदक कफ से, और भारीपन, हल्लास यानी कि जी मिचलाना, ठीक है, जी मिचलाने यानी कि उल्टी उल्टी सा लगना, ठीक है। अवलंबक यानी कि आलस्य होता है इससे। बोधक से क्या होता है, स्वाद में गड़बड़ होती है, ठीक है। जैसे कि मीठा है तो मीठा ना लगना, नमकीन है तो नमकीन ना लगना, स्वाद में गड़बड़ी हो जाना। तर्पक यानी कि स्मृति नाश हो जाना, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं में शिथिलता रहना, ठीक है। तर्पक से क्या होता है कि जैसे स्मृति बार बार भूल जाना, ठीक है। फिर आपका श्लेषक से क्या होता है, जोड़ों संधियों के दर्द, अनेक कार्य में शिथिलता होती है, ठीक है, मतलब कि दर्द रहता है, शिथिलता रहती है, तो ये सब क्या है, श्लेषक जो कफ है उनके कारण होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीनों दोषों के बारे में बताया गया है कि दोष का आश्रय स्थान और सकारात्मक गुण क्या होता है, अच्छा गुण क्या होता है, ठीक है। तो जैसे वात का अच्छा गुण क्या होता है, ये वात का स्थान क्या माना गया है, नाभि के नीचे भाग में बस्ती, छोटी आंत, कमर, कंधे, टांग में, ये सब क्या होता है, हड्डियों में वात का स्थान माना गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, कल्पनाशील, जैसे कि हम रचनात्मकशील रहते हैं, कल्पनाशील रहते हैं, किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर हमारे अंदर आई या हमने किसी चीज को देखा तो उसके प्रति कल्पनाशील रहना। जैसे कि जो पोएट वगैरह रहते हैं, पोएट क्या कहते हैं, कविता वगैरह लिखते हैं, कहानी वगैरह लिखते हैं, तो वो क्या होती है, उनकी कल्पना शक्ति वैसी रहती है, ठीक है। कफ प्रवृत्ति के लोग उसको नहीं लिख सकते, उसके अंदर जो वाद प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। फिर संवेदनशीलता रहती है, ठीक है, उनके अंदर किसी चीज के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है, मतलब कि सिंपैथी इम्पैथी जो हम कहते हैं। स्वतः प्रवर्तित रहता है, लचीलापन रहता है और उल्लासिता रहती है। जो वात प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनमें ये सारे गुण आपको दिखाई देंगे। जो पित्त प्रवृत्ति है उनका स्थान कहाँ है, छाती व नाभि के मध्य, ठीक है। हमारा जो वक्ष प्रदेश है और नाभि के मध्य होता है, ये सारा आपका क्या होता है, पित्त में होता है। और इस ऐसे लोग क्या होते हैं, प्रज्ञात्मक होते हैं। प्रज्ञात्मक कहने का मतलब क्या है कि किसी बुद्धि उनकी प्रखर होती है, ठीक है। दृढ़ विश्वासी होते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर दृढ़ विश्वास रहता है, ठीक है। जैसे कि अपने अपने प्रति या किसी के भी प्रति दृढ़ विश्वास उनका रहता है। उद्यमी रहते हैं वो लोग, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। आह्लादपूर्ण यानी कि खुश रहते हैं हमेशा, ठीक है। उनका सकारात्मक गुण क्या है कि वो हमेशा खुश रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है। और कफ प्रवृत्ति के रोग क्या होते हैं, कंठ के ऊपर का भाग जो है वो कफ का होता है, सिर है, गर्दन है, छाती है, ये सब क्या होता है, कफ का स्थान रहता है। वैसे लोग क्या होते हैं, शांत होते हैं, ठीक है। उनका सकारात्मक गुण क्या होता है, शांत होता है। सहानुभूति रहती है, किसी के भी प्रति क्या रहता है, वो सहानुभूति रखते हैं। साहसी होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज करने के प्रति उनका साहस रहता है। क्षमावान रहते हैं, ठीक है, और स्नेही रहते हैं, सबको प्रेम करते हैं। तो ऐसा उनका क्या होता है, मतलब कि जो कफ प्रवृत्ति के लोग, क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, लास्ट हमारा है, इसमें हम देखते हैं त्रिदोष और पंच महाभूत का क्या संबंध है, पूछा जाता है ये, ठीक है। तो वात जो है, वात दोष जो है वो किससे बना होता है, आकाश और वायु। इसको इसमें याद रखिएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही इसका सीक्वेंस होता है ना। तो क्या होता है, जो आपका पहला दो है, आकाश और वायु से क्या बनता है, वात बनता है, ठीक है। आकाश और वायु से वात बनता है। फिर यहाँ पे है अग्नि और जल से आपका क्या बनता है, पित्त बनता है। जल और पृथ्वी से आपका क्या बनता है, कफ बनता है, ठीक है। जल 2 बार आता है, बाकी के जो तत्व है वो एक एक बार आते हैं।
ठीक है। आकाश और वायु से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से आपका क्या बनता है, कफ बनता है। ठीक है, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि जल जो है वो दोनों में आता है, बाकी सब क्या है, एक एक बार आता है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। जी। इसका पूछा जाता है कभी कि वात दोष किससे बनता है, पित्त दोष किससे बनता है, पित्त दोष में कौन कौन से महाभूत रहते हैं, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। जी। तो ये आपका था। हाँ। इसके बाद हम डाइट कैसा लेंगे वो हम कल देखेंगे कि किस तरह के डाइट वात पित्त कफ वालों को लेना चाहिए और किस तरह के नहीं लेना चाहिए, अगर क्षय है या प्रकोपित है तो कैसे कैसे लेना। थोड़ा सा जो इनका बेसिक चीज है जी। वो भी हम कल देखेंगे।